दोस्तों, हिस्ट्री में डिक्टेटर्स बहुत हुए हैं। हिटलर एक फेल्ड पेंटर था, स्टालिन एक पोएट था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन एक रोमांस नॉवेलिस्ट था? हाँ, आपने सही सुना। वो आदमी जिसने अपने ही लोगों पर केमिकल वेपन्स चलाए, जिसने दो मुल्कों ईरान और कुवैत को आग में झोंक दिया। वो रात को बैठकर इश्क और मोहब्बत की कहानियां लिखता था। उसकी सबसे मशहूर किताब ज़बीबा एंड द किंग सिर्फ एक नॉवेल नहीं थी, वो उसके दिमाग का एक्सरे थी। इस कहानी में एक राजा है जो खुद सद्दाम है, एक गरीब लड़की है ज़बीबा जो इराकी जनता है, और एक क्रूएल रेपिस्ट है जो अमेरिका है। सद्दाम मानता था कि वो इराक का लवर है, लेकिन दुनिया उसे इराक का रेपिस्ट मानती थी। आज हम उस साइकोलॉजिकल मेज में घुसेंगे। हम द बगदाद सेंट्रल लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स और द सद्दाम टेप्स को खोलेंगे ताकि हम समझ सकें कि तिक्रित की कच्ची गलियों में पैदा हुआ एक लड़का, जिसे उसकी माँ पेट में ही मार देना चाहती थी, वो मिडिल ईस्ट का गॉडफादर कैसे बन गया। कैसे उसने 1979 में एक ऑडिटोरियम में बैठकर सिगार पीते हुए अपने 68 सबसे करीबी दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। स्वागत है द बुचर ऑफ बगदाद की मास्टर क्लास में। द वूम्ब ऑफ हेट 1937। कहानी शुरू होती है 28 अप्रैल 1937 को, जगह अल औजा टिक्रित के पास एक धूल भरा गरीब गांव। यहाँ पैदा होना ही एक सजा थी। सद्दाम के पैदा होने से पहले ही उसके पिता हुसैन अब्दुल मजीद गायब हो गए थे। कुछ कहते हैं मर गए, कुछ कहते हैं भाग गए। उसकी माँ सुबह तुल्फा डिप्रेशन में थी। सद्दाम का बड़ा भाई कैंसर से मर चुका था। सुबह इतनी टूटी हुई थी कि उसने प्रेग्नेंट होते हुए सुसाइड करने की कोशिश की। जब वो बची तो उसने अबॉर्शन करने की कोशिश की। वो सद्दाम को पैदा ही नहीं करना चाहती थी। जब सद्दाम पैदा हुआ तो माँ ने उसे देखने से मना कर दिया, उसे फेंक दिया गया। उसको बचाया उसके मामा अंकल खैरल्ला तल्फा ने। अगर खैरल्ला उस दिन उस बच्चे को ना उठाते तो शायद दुनिया का इतिहास अलग होता। खैरल्ला ने उसका नाम रखा सद्दाम, द वन हु कन्फ्रंट्स, यानी जो टकराता है। द मैन विद द स्टिक, द स्टेप फादर। 3 साल की उम्र में सद्दाम वापस अपनी माँ के पास आया, लेकिन वहां एक नया शैतान इंतजार कर रहा था। उसका सौतेला बाप, स्टेप फादर, हसन अल इब्राहिम। हसन एक झूठा और क्रूएल आदमी था। लोकल्स उसे हसन द लायर कहते थे। वो सद्दाम को सुबह उठाता और लोहे की रॉड या एसफॉल्ट यानी तारकोल लगे डंडे से मारता था। वो सद्दाम से कहता, तू कुत्तों का बेटा है, तू नौकर है। सद्दाम को स्कूल नहीं भेजा गया, उसे खेत में काम करवाया गया और चोरी करने भेजा गया। कॉन कॉफलिन अपनी किताब सद्दाम द पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज में लिखते हैं, सद्दाम लर्नड हिज फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिक्स इन हसन्स हाउस। इन दिस वर्ल्ड ओनली फोर्स इज रिस्पेक्टेड, इफ यू आर वीक यू आर डेड। सद्दाम हमेशा अपने पास एक लोहे की छड़ रखता था ताकि गांव के कुत्ते और बच्चे उसे ना काट सकें। यही रॉड आगे चलकर इराक के रिपब्लिकन गार्ड बन गई। द मेंटर खैरल्ला तल्फा। 10 साल की उम्र में सद्दाम घर से भाग गया। वो भागकर तिक्रित में अपने मामा खैरल्ला तल्फा के पास गया। खैरल्ला सिर्फ एक रिलेटिव नहीं थे, वो सद्दाम के ब्रेन आर्किटेक्ट थे। वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जेल गए थे। उनके दिमाग में जहर भरा था। खैरल्ला ने एक पैम्पलेट लिखी थी जिसका टाइटल था थ्री whom गॉड शुड नॉट हैव क्रिएटेड, पर्शियंस, ज्यूज एंड फ्लाइज। 3 लोग जिन्हें खुदा को पैदा नहीं करना चाहिए था, पर्शियंस, यहूदी और मक्खियाँ। पर्शियंस क्योंकि वो गंदे हैं, यहूदी क्योंकि वो दुश्मन हैं, फ्लाइज क्योंकि वो बस परेशान करती हैं। सद्दाम ने इसी किताब को पढ़कर अपना वर्ल्ड व्यू बनाया। खैरल्ला ने उसे एक गन गिफ्ट की और कहा, बेटा स्कूल जाओ लेकिन रास्ता गन से ही बनता है। सद्दाम ने पहला मर्डर 12-13 साल की उम्र में किया। अपने कजिन के साथ मिलकर एक आदमी को गोली मारी जिसने उन्हें परेशान किया था। ये तिक्रित का कल्चर था, बदला लेना ऑनर था। द रेवोल्यूशनरी थग 1957-1958। 1957 में 20 साल की उम्र में सद्दाम बाथ पार्टी में शामिल हो गया। बाथ पार्टी का सपना था पैन अरबिज्म, यानी सारे अरब देश एक होने चाहिए। लेकिन बाथ पार्टी को इंटेलेक्चुअल्स नहीं, मसल चाहिए थे जो सड़कों पर लड़ सकें। सद्दाम परफेक्ट फिट था। वो लंबा था, डरावना था और किसी को भी मार सकता था। 1958 में इराक में एक ब्लडी रेवोल्यूशन हुई। किंग फैसल सेकंड को मारा गया और जनरल अब्दुल करीम कासिम ने पावर ले ली। लेकिन कासिम कम्युनिस्ट के करीब था और बाथ पार्टी को पसंद नहीं करता था। बाथ पार्टी ने डिसाइड किया कि कासिम को मारना होगा और इस काम के लिए उन्हें एक सुसाइडल लड़का चाहिए था। उन्होंने चुना सद्दाम हुसैन को। द असैसिनेशन अटेम्प्ट 1959। 7 अक्टूबर 1959 बगदाद की रशीद स्ट्रीट। सद्दाम और उसके 5 साथी कोट्स पहने खड़े थे। कोट्स के अंदर मशीन गन्स थीं। जनरल कासिम की कार आई। प्लान था कि सिर्फ फायरिंग करना है और भागना है, लेकिन सद्दाम जो इनएक्सपीरियंस था नर्वस हो गया। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई सद्दाम ने समय से पहले गोली चला दी। कासिम का ड्राइवर मारा गया। कासिम घायल हुआ लेकिन बच गया। क्रॉस फायर में सद्दाम के पैर में गोली लगी।
यहाँ से सद्दाम की मिथोलॉजी शुरू होती है। ऑफिशियल स्टोरी जो सद्दाम ने बाद में फैलाई थी सद्दाम ने चाकू से अपने पैर का मांस काटा और गोली खुद निकाली, फिर ठंडे पानी में कूद गया और टिग्रिस नदी तैरकर पार की। रियलिटी एज पर कॉन कॉफलिन, सद्दाम घबरा गया था। वो भागकर एक सेफ हाउस में छुपा, वहां डॉक्टर्स ने गोली निकाली, फिर वो भेस बदलकर यानी औरत के कपड़े पहनकर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया भाग गया। लेकिन इस इंसिडेंट ने उसे हीरो बना दिया। कायरो में रहते हुए उसने लॉ पढ़ने की कोशिश की, फेल हो गया, लेकिन उसने जमाल अब्दुल नासिर और जोसेफ स्टालिन को स्टडी किया। स्टालिन उसका रोल मॉडल था। सद्दाम ने सीखा कि पावर लेने के लिए सिर्फ गन काफ़ी नहीं है, फाइल्स ज़रूरी हैं। जिसके पास सबकी फाइल है वही असली राजा है। द रिटर्न एंड द टॉर्चर मास्टर, 1963-1968। 1963 में बाथ पार्टी ने कू किया और पावर में आई। ब्रीफली सद्दाम वापस इराक आया। उसे एक खास काम दिया गया, जिहाज हनीन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ यर्निंग। ये सुनने में रोमांटिक लगता है, लेकिन ये बाथ पार्टी की सीक्रेट पुलिस थी। सद्दाम का काम था गद्दारों को ढूंढना और उन्हें सुधारना। उसने कसर अल निहाया बनाया। ये एक टॉर्चर चेंबर था। यहाँ सद्दाम खुद जाता था। सर्वाइवर्स बताते हैं कि सद्दाम सिगरेट पीते हुए लोगों को एसिड के टब में डलवाता था। वो एंजॉय करता था। ये हसन द लायर का सिखाया हुआ लेसन था। फियर क्रिएट्स रिस्पेक्ट। 1964 में बाथ पार्टी फिर गिर गई और सद्दाम जेल गया, लेकिन जेल उसके लिए यूनिवर्सिटी थी। वहां उसने कॉन्टैक्ट्स बनाए, पॉलिटिक्स सीखी। 1966 में वो जेल से भाग निकला या ब्राइब देकर निकला। द 1968 coup, द मैन इन द टैंक। 17 जुलाई 1968, सद्दाम हुसैन और अहमद हसन अल बकर, उसके रिलेटिव और मेंटर, ने फाइनली पावर सीज की। ये एक ब्लडलेस कू था। सद्दाम खुद टैंक पर बैठकर प्रेसिडेंशियल पैलेस के गेट पर गया। कहा जाता है कि वो टैंक पर बैठा सैंडविच खा रहा था जब प्रेसिडेंट आरिफ ने सरेंडर किया। अब अहमद हसन अल बकर प्रेसिडेंट बने, लेकिन असली पावर किसके पास थी? डेप्यूटी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन। सद्दाम ने खुद को नंबर 2 रखा। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो ब्लेम बकर पर आए और अगर सक्सेस हो तो क्रेडिट सद्दाम ले। अगले 1979 तक सद्दाम ने इराक को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, वेस्टर्न कंपनीज को बाहर फेंक दिया। इराक की इकोनॉमी बूम हुई। उसने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स बनाए। यूनेस्को ने इराक को अवार्ड दिया फॉर इरेडिकेटिंग इलिटरेसी। दुनिया को लगा कि इराक मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड बन रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे सद्दाम धीरे धीरे हर पावर सेंटर पर कब्जा कर रहा था। उसने आर्मी में अपने तिकरिती रिलेटिव्स को भर दिया। उसने स्पाइस का नेटवर्क बनाया जहां बेटा अपने बाप की जासूसी करता था। द डे ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स, 22 जुलाई 1979। 1979 आया। प्रेसिडेंट बकर बीमार और बूढ़े हो चुके थे। पड़ोस में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गई थी। आयतुल्ला खुमैनी पावर में आ गए थे। सद्दाम को लगा कि अब शैडो से निकलने का वक्त आ गया है। उसने बकर को फोर्स किया कि वो रिजाइन करें। 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन ऑफिशियली इराक का प्रेसिडेंट बना, लेकिन उसे डर था। पार्टी के अंदर कुछ लोग थे जो उसे पसंद नहीं करते थे। सद्दाम ने डिसाइड किया कि वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा। 22 जुलाई 1979, खुल्द हॉल, बगदाद। बाथ पार्टी के सारे बड़े लीडर्स, हंड्रेड्स ऑफ देम, को एक ऑडिटोरियम में बुलाया गया। कैमरा रोल कर रहा था। सद्दाम स्टेज पर बैठा था, सिगार पी रहा था। एक आदमी, मुही अब्दुल हुसैन, जिसे पहले ही टॉर्चर करके तोड़ दिया गया था, स्टेज पर आया। उसने माइक पर कहा, पार्टी में गद्दार हैं, मैंने उनके साथ मिलकर सीरिया के लिए काम किया है। सद्दाम ने कहा, नाम बताओ। वो नाम पढ़ने लगा। जिसका भी नाम लिया जाता, गार्ड्स उसे पकड़ते और हॉल से बाहर घसीट ले जाते। बाहर उन्हें गोली मार दी जाती। हॉल में बैठे बाकी लोग डर से कांप रहे थे। कुछ लोग चीखने लगे, लॉन्ग लिव सद्दाम, वी आर लॉयल। सद्दाम ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आंसू पोंछने की एक्टिंग की, जैसे उसे बड़ा दुख हो रहा हो। उस दिन 68 सीनियर लीडर्स को अरेस्ट किया गया और 22 को वहीं मार दिया गया। जब ये वीडियो टीवी पर दिखाया गया तो पूरे इराक को मैसेज मिल गया, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, अब सिर्फ सद्दाम होगा। ये वो मोमेंट था जब सद्दाम हुसैन पॉलिटिशियन से डिक्टेटर बना। उसकी पावर एब्सोल्यूट थी। खजाना भरा हुआ था, ऑयल मनी। आर्मी स्ट्रांग थी, दुनिया, अमेरिका और सोवियट्स दोनों उसके दोस्त थे। सद्दाम को लगा वो नया नेबुकडनेज़ार यानी बेबीलोन का महान राजा है। लेकिन पावर का नशा खराब होता है। अपने घर को साफ करने के बाद सद्दाम ने बाहर देखा, ईस्ट की तरफ, जहां एक बूढ़ा आदमी, खुमैनी, उसे चैलेंज कर रहा था। सद्दाम ने सोचा, ईरान अभी कमजोर है, रेवोल्यूशन की वजह से उनकी आर्मी टूटी हुई है, मैं 2 हफ्ते में ईरान जीत लूंगा। ये सोचना हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। वो जंग जो 2 हफ्ते चलने वाली थी, वो 8 साल चली। दोस्तों, सद्दाम अब इराक का मालिक है, लेकिन उसके दिमाग में एक नया फितूर है, कदीसिया। वो चाहता है कि वो अरब्स का लीडर बने और पर्शियंस यानी ईरान को हरा दे। पार्ट 2 में हम देखेंगे द फर्स्ट गल्फ वॉर यानी ईरान इराक वॉर। हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका ने सद्दाम को वेपन्स दिए, रम्सफेल्ड हैंडशेक,
कैसे सद्दाम ने केमिकल वेपन्स यूज़ किए और कैसे उसने अपनी ही आवाम यानी कर्ड्स पर जहरीला गैस छोड़ा। हलबजा मैसेकर। ये कहानी अब पॉलिटिक्स से निकलकर जेनोसाइड की तरफ बढ़ रही है। क्या सद्दाम ईरान को हरा पाएगा या वो एक ऐसी दलदल में फंस जाएगा जहां से निकलने के लिए उसे एक और जंग यानी कुवैत शुरू करनी पड़ेगी? तैयार रहिए पार्ट 2 के लिए। दोस्तों 1980 में सद्दाम हुसैन दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक था। खजाना यानी ट्रेजरी में $35 बिलियन कैश पड़ा था। आर्मी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी थी। सद्दाम ने अपने जनरल से कहा, हम ईरान पर हमला करेंगे। उनकी आर्मी टूटी हुई है, हम उनका ऑयल रिच प्रोविंस यानी खुजिस्तान ले लेंगे। हम 2 हफ्ते में तेहरान में चाय पिएंगे। हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन। वो जंग जो 2 हफ्ते चलनी थी वो 8 साल यानी 1980 टू 1988 चली। इस जंग ने 10 लाख यानी 1 मिलियन लोगों की जान ली। इसने इराक का $35 बिलियन खत्म कर दिया और ऊपर से $80 बिलियन का कर्जा चढ़ा दिया। लेकिन इस जंग का सबसे खौफनाक हिस्सा मौत नहीं थी, वो था तरीका-ए मौत यानी मेथड ऑफ डेथ। सद्दाम हुसैन ने वो लाइन क्रॉस की जो हिटलर के बाद किसी ने नहीं की थी। उसने केमिकल वेपन्स, नर्व गैस, मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया। सिर्फ दुश्मन फौज पर नहीं, अपनी ही आवाम पर। स्वागत है द फर्स्ट गल्फ वॉर में, जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया। द कदीसिया ऑब्सेशन वाई वॉर। सद्दाम हुसैन के दिमाग में एक हिस्टोरिकल कीड़ा था। वो खुद को सलादिन और नेबुकडनेजार का रीइंकारनेशन मानता था। 7th सेंचुरी में अरब्स ने पर्शियंस को बैटल ऑफ कदीसिया में हराया था। सद्दाम चाहता था कि वो सद्दाम्स कदीसिया लड़े। दूसरी तरफ ईरान में आयतुल्ला खुमैनी थे। खुमैनी और सद्दाम की दुश्मनी पुरानी थी। जब खुमैनी इराक में एग्जाइल यानी वनवास में थे, तब सद्दाम ने उन्हें इराक से निकाल दिया था। खुमैनी वापस आकर ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की और कहा कि अगला नंबर इराक का है। हम सद्दाम द एथीस्ट को हटाएंगे और वहां इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे। सद्दाम डर गया। इराक में मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया थी जो खुमैनी को पसंद करती थी, लेकिन सद्दाम सुन्नी था। सद्दाम को लगा, इससे पहले कि खुमैनी मेरे घर में आग लगाए, मैं उसका घर जला देता हूं। द इन्वेजन, टीयरिंग द पेपर, सितंबर 1980। 17 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन इराकी टीवी पर आया। उसके हाथ में 1975 एल्जियस अग्रीमेंट था जो इराक और ईरान के बॉर्डर को डिफाइन करता था। सद्दाम ने वो पेपर सबके सामने फाड़ दिया, टोर इट अप। उसने कहा, यह कागज अब कूड़ा है। 22 सितंबर 1980 को इराकी एयरफोर्स ने ईरान के एयर बेसिस पर सरप्राइज अटैक किया। 6 डिविजन्स ने बॉर्डर क्रॉस किया। शुरू में सद्दाम जीत रहा था। ईरानियन आर्मी कंफ्यूज थी, लेकिन सद्दाम ने ईरानियन स्पिरिट को अंडर एस्टिमेट किया था। खुमैनी ने रेडियो पर ऐलान किया, ये जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग है। ईरान के लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब सड़कों पर आ गए। द ह्यूमन वेव्स, कीज टू पैराडाइज। जब सद्दाम के टैंक्स आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए ईरान के पास वेपन्स कम थे, तो ईरान ने यूज किया ह्यूमन वेव्स। ये हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक मंजर था। 12-13 साल के ईरानियन लड़कों यानी बसीज को फ्रंट लाइन पर भेजा जाता था। उनके गले में प्लास्टिक कीज लटकी होती थी। मुल्लाज ने उन्हें बताया था कि ये जन्नत की चाबी है, अगर तुम मरोगे तो सीधा जन्नत जाओगे। इन बच्चों का काम क्या था? माइन फील्ड्स साफ करना। ये बच्चे या हुसैन चिल्लाते हुए माइन फील्ड्स में दौड़ते थे। माइन्स फटती थीं, बच्चे उड़ जाते थे, रास्ता साफ हो जाता था और उनके पीछे ईरानियन सोल्जर्स आते थे। इराकी सोल्जर्स जो हैवी मशीन गन्स लेकर बैठे थे, वो रो पड़ते थे। एक इराकी सोल्जर ने बाद में बताया कि हम गोली मारते मारते थक गए, लेकिन वो आते गए। वो इंसान नहीं, ज़ॉम्बी लग रहे थे। 1982 आते आते सद्दाम की हालत खराब हो गई। ईरान ने अपनी ज़मीन वापस ले ली थी और अब वो इराक के अंदर घुस रहा था। सद्दाम ने सीज फायर मांगा। खुमैनी ने कहा, नो, जब तक सद्दाम नहीं मरेगा जंग नहीं रुकेगी। द एनिमी ऑफ माई एनिमी, द अमेरिकन हैंडशेक। सद्दाम हार रहा था और अगर सद्दाम हारता तो ईरान यानी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लेता। ये बात अमेरिका और सऊदी अरेबिया को मंजूर नहीं थी। हेनरी किसिंजर ने फेमस लाइन कही थी, इट्स अ पिटी दे कांट बोथ लूज। अफसोस की बात है कि दोनों नहीं हार सकते। लेकिन अमेरिका ने चूज किया, सद्दाम इज द लेसर इविल। दिसंबर 1983 अमेरिका ने अपने स्पेशल एनवॉय को बगदाद भेजा। वो आदमी था डोनाल्ड रम्सफेल्ड। रम्सफेल्ड और सद्दाम की हैंडशेक की फोटो हिस्ट्री में दर्ज है। इस मीटिंग के बाद अमेरिका ने इराक को सैटेलाइट इंटेलिजेंस दी, ईरान की फौज कहाँ है। एग्रीकल्चर लोन्स दिए ताकि पैसा बचे और वेपन्स खरीदे जा सके। यूरोप और रशिया ने इराक को वेपन्स बेचे। वेस्टर्न कंपनीज ने इराक को केमिकल्स बेचे जो पेस्टिसाइड के नाम पर गए लेकिन गैस बनाने में यूज हुए। सद्दाम को लगा, दुनिया मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। द साइलेंट किलर, केमिकल वॉरफेयर। जब कन्वेंशनल वेपन्स काम नहीं आए तो सद्दाम ने अपनी सीक्रेट लैब्स खोली। सलमान पाक और समर्रा में फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थीं। वो क्या बना रहे थे? मस्टर्ड गैस, जो स्किन को जला देती है और लंग्स यानी फेफड़ों में पानी भर देती है।
तबुन और सेरिन नर्व एजेंट्स जो नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देते हैं। इंसान अपना कंट्रोल खो देता है और दम घुटने से मर जाता है। 1983 से सद्दाम ने ईरानियों पर गैस फेंकना शुरू किया। ईरानियन सोल्जर्स को पता ही नहीं चलता था। हवा में हल्की सी लहसुन या मीठे सेब की खुशबू आती थी और कुछ सेकंड्स बाद लोग जमीन पर तड़पने लगते थे। इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक ये इलीगल था, लेकिन यूएन ने सिर्फ कंडेम किया, कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वेस्ट सद्दाम को सपोर्ट कर रहा था। द मॉन्स्टर विद इन द अनफल कैंपेन। सद्दाम का गुस्सा सिर्फ ईरान पर नहीं था। इराक के नॉर्थ में कर्ड्स रहते थे। कर्ड्स अपनी अलग कंट्री चाहते थे और ईरान की मदद कर रहे थे। सद्दाम ने अपने कजिन अली हसन अल मजीद को बुलाया। सद्दाम ने कहा, मुझे कुर्दिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, हमेशा के लिए। अली ने पूछा कैसे? सद्दाम ने कहा जैसे चाहो। अली हसन अल मजीद ने जो किया, उसने उसे नया नाम दिया, केमिकल अली। 1987 टू 1988 उसने अल अनफल कैंपेन चलाई। ये एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड था। गांव के गांव तबाह कर दिए गए। 1,80,000 कर्ड्स मारे गए या गायब हो गए। हलब्जा, द डे द बर्ड्स फेल, 16 मार्च 1988। इस हॉरर का पीक था हलब्जा मैसेकर। 16 मार्च 1988 हलब्जा एक कर्डिश शहर था जहां ईरान की फौज घुस गई थी। सद्दाम ने बदला लेने का फैसला किया। सुबह के 11 बजे इराकी जेट्स आए, उन्होंने बॉम्ब्स गिराए। धमाका नहीं हुआ, सिर्फ हल्का सा पॉप साउंड आया। लोगों ने सोचा अटैक खत्म हो गया है। फिर एक अजीब सा धुआं नीचे आया, येलो और वाइट। एक सर्वाइवर बताता है, पहले चिड़िया बर्ड्स आसमान से गिरने लगी, फिर बिल्ली और कुत्ते मरने लगे, फिर लोग। वो गैस हैवी थी, इसीलिए वो बेसमेंट्स में घुस गई जहां लोग छुपे थे। माओ ने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें गले लगाया, लेकिन दोनों मर गए। सड़कों पर 5,000 लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनके चेहरों पर कोई चोट नहीं थी, बस वो फ्रोजन थे। एक फेमस फोटो है, एक आदमी जमीन पर गिरा है, उसने अपने छोटे बच्चे को बचाने के लिए उसे कवर किया है, दोनों मर चुके हैं। दुनिया ने ये फोटो देखी, सद्दाम हुसैन अब लीडर नहीं, दरिंदा बन चुका था। द पॉइजन चैलिस, द वॉर एंड्स, 1988। 1988 आते आते दोनों देश टूट चुके थे। ईरान के पास अब लड़ने के लिए जनरेशन नहीं बची थी। इराक बैंकरप्ट हो चुका था। आयतुल्ला खुमैनी ने रेडियो पर अनाउंसमेंट किया, मैं ये फैसला ले रहा हूं जो मेरे लिए जहर का प्याला पीने जैसा है। हम सीज फायर एक्सेप्ट करते हैं। 20 अगस्त 1988 जंग रुक गई। नतीजा, रिजल्ट, जीरो। बॉर्डर वही का वही था, सद्दाम वही था, खुमैनी वही था, बस 10 लाख लोग मर गए थे। द आफ्टरमैथ, अ ब्रोक बुली। सद्दाम ने इराक में जश्न मनाया। उसने कहा, हमने पर्शियंस को हरा दिया। उसने विक्ट्री आर्च यानी स्वॉर्ड्स ऑफ कदीसिया बनवाया, दो बड़े हाथ जो तलवार पकड़े हुए हैं, जो सद्दाम के हाथों के मोल्ड से बने थे। लेकिन हकीकत अलग थी। इराक की इकॉनमी खत्म हो चुकी थी। सद्दाम पर $80 बिलियन का कर्जा था। इसमें से $14 बिलियन उसे कुवैत को वापस करना था। सद्दाम ने कुवैत से कहा, मैंने ये जंग अरब्स को बचाने के लिए लड़ी, मेरा कर्जा माफ करो। कुवैत ने कहा, नहीं, हमें पैसा वापस चाहिए। सद्दाम का दिमाग फिर घूम गया। उसने सोचा, मेरे पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, मेरे पास केमिकल वेपन्स हैं, मैं भीख क्यों मांगूं? मैं कुवैत को ही खा जाता हूं। सद्दाम हुसैन अब एक घायल शेर की तरह था, भूखा और गुस्सैल। उसने 8 साल ईरान से लड़कर कुछ नहीं पाया। अब उसकी नज़र अपने छोटे अमीर पड़ोसी कुवैत पर थी। लेकिन उसे लगा कि दुनिया यानी अमेरिका उसे नहीं रोकेगी, जैसे ईरान वॉर में नहीं रोका। ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। पार्ट 3 में हम देखेंगे द इन्वेजन ऑफ कुवैत। हम देखेंगे कैसे सद्दाम ने 24 घंटे में एक देश पर कब्जा किया, कैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में अमेरिका ने इराक को वीडियो गेम की तरह उड़ा दिया, और कैसे वो मदर ऑफ ऑल बैटल्स सद्दाम की बर्बादी की शुरुआत बनी। तैयार रहिए, क्योंकि अब सद्दाम हुसैन दुनिया से टकराने जा रहा था। दोस्तों, 25 जुलाई 1990 इन्वेजन से सिर्फ एक हफ्ता पहले सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन एम्बेसडर एप्रिल ग्लास्पी को अपने महल में बुलाया। सद्दाम गुस्से में था। उसने कुवैत की शिकायत की। उसने कहा, कुवैत हमारे ऑयल प्राइसेस गिरा रहा है, वो हमारे खिलाफ इकोनॉमिक वॉर लड़ रहा है। फिर उसने अमेरिका का मूड जानने की कोशिश की। एप्रिल ग्लास्पी ने एक लाइन कही जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिसकम्युनिकेशन मानी जाती है। उन्होंने कहा, वी हैव नो ओपिनियन ऑन द अरब कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक योर बॉर्डर डिसएग्रीमेंट विद कुवैत। यानी हम अरब देशों के आपसी झगड़ों में कोई राय नहीं रखते। सद्दाम ने इसे ग्रीन लाइट समझ लिया। उसे लगा, अमेरिका कह रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहे करो। सद्दाम ने सोचा, अमेरिका वियतनाम वॉर के बाद डरपोक हो गया है, वो जंग नहीं लड़ेगा। ये सद्दाम की तीसरी और सबसे बड़ी गलती थी। उसने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था। द बैंकरप्ट बुली। वाई कुवैत? सद्दाम कुवैत पर हमला क्यों करना चाहता था? रीजन सिंपल था, पैसा और ईगो। इराक पर $80 बिलियन का कर्जा था,
कुवैत छोटा था, लेकिन उसके पास दुनिया का 10% ऑयल था। सद्दाम ने इल्जाम लगाया, ओवर प्रोडक्शन, कुवैत ज्यादा ऑयल निकालकर प्राइसेस गिरा रहा है, जिससे इराक को नुकसान हो रहा है। स्लांट ड्रिलिंग, कुवैत बॉर्डर पर टेढ़ी ड्रिलिंग करके इराक का ऑयल चुरा रहा है। हिस्टोरिकल क्लेम, कुवैत पहले इराक, बसरा प्रोविंस का हिस्सा था। ब्रिटिशर्स ने इसे अलग किया। सद्दाम ने कैलकुलेशन किया, मैं कुवैत पर कब्जा कर लूंगा, सारा कर्जा माफ, सारा ऑयल मेरा, इराक दुनिया का ऑयल सुपर पावर बन जाएगा। द इन्वेजन, द 12 आवर वॉर, 2 अगस्त 1990। 2 अगस्त 1990 सुबह के 2 बजे 1 लाख इराकी सोल्जर्स और 700 टैंक्स ने कुवैत बॉर्डर क्रॉस किया। कुवैत की आर्मी बहुत छोटी थी, वो 12 घंटे भी नहीं टिक पाई। एमीर ऑफ कुवैत, शेख जैबर, अपने परिवार के साथ सऊदी अरेबिया भाग गए। दोपहर तक इराकी टैंक्स कुवैत सिटी के सेंटर्स में घूम रहे थे। सद्दाम ने ऐलान किया, कुवैत अब अलग देश नहीं है, ये इराक का 19th प्रोविंस है। इराकी सोल्जर्स ने कुवैत को लूटना शुरू किया। उन्होंने बैंक्स तोड़े, सोना चुराया, गाड़ियां चुराईं, यहां तक कि हॉस्पिटल से इंक्यूबेटर्स निकाल लिए और बच्चों को फर्श पर छोड़ दिया। ये क्लेम कंट्रोवर्शियल है, लेकिन लूटमार मैसिव थी। सद्दाम को लगा काम हो गया, लेकिन दुनिया का रिएक्शन वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। द लाइन इन द सैंड। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश सीनियर ने जब ये सुना तो उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया। उन्होंने कहा, दिस विल नॉट स्टैंड, यानी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? सिर्फ कुवैत के लिए नहीं, अगर सद्दाम कुवैत रख लेता तो अगला नंबर सऊदी अरेबिया का होता। अगर सऊदी भी सद्दाम के पास चला जाता तो दुनिया का 50% ऑयल एक ही डिक्टेटर के हाथ में होता। सद्दाम दुनिया की इकोनॉमी का गला घोट सकता था। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास करवाया। डेडलाइन दी गई 15 जनवरी 1991। कुवैत खाली करो वरना जंग के लिए तैयार रहो। अमेरिका ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोalition बनाया, 34 कंट्रीज। इसमें सिर्फ वेस्टर्न देश नहीं थे, इसमें इजिप्ट, सीरिया और सऊदी अरेबिया भी थे। सद्दाम अकेला पड़ गया था। द ह्यूमन शील्ड्स, सद्दाम साइकोलॉजिकल गेम। सद्दाम को पता था कि वो अमेरिका से ताकत में नहीं जीत सकता, तो उसने डर्टी गेम खेला। इराक और कुवैत में हजारों वेस्टर्नर्स, अमेरिकन्स, ब्रिटिश, यूरोपियंस काम करते थे। सद्दाम ने उन्हें हॉस्टेज बना लिया। उसने उन्हें स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, फैक्ट्रीज, डैम्स, मिलिट्री बेसिस पर रखा। मैसेज साफ था, अगर तुम बॉम्ब गिराओगे तो तुम्हारे अपने लोग मरेंगे। टीवी पर वो फेमस सीन आया जहां सद्दाम उस छोटे बच्चे स्टुअर्ट लॉकवुड के सर पर हाथ फेर रहा है। सद्दाम मुस्कुरा रहा था, लेकिन बच्चा डर से कांप रहा था। दुनिया ने देखा कि ये आदमी बच्चों को शील्ड की तरह यूज कर रहा है। इस स्टंट ने सद्दाम को बचाया नहीं, बल्कि दुनिया को और गुस्सा दिला दिया। प्रेशर इतना बढ़ा कि सद्दाम को हॉस्टेजेस को छोड़ना पड़ा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, द वीडियो गेम वॉर। 17 जनवरी 1991 डेडलाइन खत्म हुई। रात के 3 बजे बगदाद में सायरन्स बजे। दुनिया ने पहली बार CNN पर लाइव वॉर देखी। रिपोर्टर्स होटल की बैल्कनी से रिपोर्ट कर रहे थे। ये जंग ईरान इराक वॉर जैसी नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी वर्सेस ओल्ड स्कूल की जंग थी। अमेरिका के पास थे स्टेल्थ बॉम्बर्स F-117 जो रडार पर नहीं दिखते थे, टॉमहॉक मिसाइल्स जो हजारों मील दूर से खिड़की के अंदर घुस सकती थीं, GPS और नाइट विजन, वो रात को भी दिन की तरह देख सकते थे। सद्दाम की एयरफोर्स जमीन पर ही तबाह कर दी गई, उसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स उड़ा दिए गए। सद्दाम अपने बंकर्स में अंधा और बहरा होकर बैठा था। 39 दिन तक सिर्फ बॉम्बिंग हुई। इराकी सोल्जर्स जो कुवैत में ट्रेंचेस खोद कर बैठे थे, वो भूखे और डरे हुए थे। उन पर डेजी कटर्स गिराए गए। सद्दाम ने रेडियो पर कहा, ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगी, लेकिन ये बैटल नहीं, मैसेकर था। द स्कड मिसाइल्स, ट्राइंग टू ब्रेक द कोलिशन। सद्दाम हारा नहीं माना, उसने एक आखिरी चाल चली। उसने इजराइल पर स्कड मिसाइल्स फायर किए। क्यों? इराक की जंग में इजराइल का क्या काम? सद्दाम का लॉजिक था, अगर इजराइल रिटेलिएट करेगा और इराक पर हमला करेगा तो अरब कंट्रीज सऊदी, सीरिया और इजिप्ट अमेरिका का साथ छोड़ देंगे। अरब्स कभी इजराइल के साइड होकर नहीं लड़ेंगे। ये एक क्लेवर ट्रैप था। इजराइल गुस्से में था, वो वापस मारना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को रोक लिया। अमेरिका ने कहा, तुम चुप रहो, हम सद्दाम को संभाल लेंगे, हम तुम्हें पेट्रियट मिसाइल्स देंगे डिफेंस के लिए। इजराइल चुप रहा, कोलिशन नहीं टूटा। सद्दाम का आखिरी पत्ता भी फेल हो गया। द 100 आवर ग्राउंड वॉर। 24 फरवरी 1991 एयर कैंपेन के बाद ग्राउंड वॉर शुरू हुई। जनरल नॉर्मन श्वार्ट्ज़कॉफ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, द लेफ्ट हुक। सद्दाम को लगा हमला समुद्र से होगा,
लेकिन अमेरिकन टैंक्स ने डेजर्ट के थ्रू घूमकर इराकी आर्मी को पीछे से घेर लिया। इराकी आर्मी, जो 8 साल ईरान से लड़ चुकी थी, उनके पास लड़ने की हिम्मत नहीं थी। हजारों इराकी सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया। वो टैंक्स के सामने व्हाइट फ्लैग लेकर आ गए। कुछ तो जर्नलिस्ट्स को सरेंडर कर रहे थे। सिर्फ सद्दाम्स रिपब्लिकन गार्ड ने थोड़ी लड़ाई की, लेकिन अमेरिकन एब्रम्स टैंक्स के सामने उनके सोवियत टैंक्स खिलौने लग रहे थे। सिर्फ 100 आवर्स 4 डेज में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी घुटनों पर आ गई। द हाईवे ऑफ डेथ। जब इराकी आर्मी कुवैत से भाग रही थी, तो वो बसरा जाने वाले हाईवे पर जैम हो गई थी। उन्होंने गाड़ियां, ट्रक्स, टैंक्स, यहां तक कि स्कूल बसेस भी चुरा ली थी, लूट का माल ले जाने के लिए। अमेरिकन एयरफोर्स ने इस कॉन्वॉय को देख लिया। फिर जो हुआ वो वॉर नहीं, पायलट्स ने इसे टर्की शूट कहा। रात भर बॉम्बिंग हुई, हजारों गाड़ियां जल गईं, लाशें बिखरी पड़ी थीं, जले हुए टैंक्स, पिघली हुई गाड़ियां। ये सीन इतना हॉरिफिक था कि वॉशिंगटन में भी लोग अनकंफर्टेबल हो गए। प्रेसिडेंट बुश ने ऑर्डर दिया, स्टॉप द फाइटिंग। उन्हें लगा अगर हमने और मारा तो ये स्लॉटर लगेगा। 28 फरवरी 1991 जंग खत्म हुई। कुवैत आजाद हो गया। द बर्निंग अर्थ, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। जाते जाते सद्दाम ने दुनिया को एक आखिरी चोट दी। उसने ऑर्डर दिया, कुवैत के ऑयल वेल्स में आग लगा दो। 700 ऑयल वेल्स जला दिए गए। कुवैत का आसमान काला हो गया। दिन में भी रात लगती थी। तेल समुद्र में बहा दिया गया, जिससे लाखों बर्ड्स और मरीन लाइफ मर गई। ये इन्वायरमेंटल टेररिज्म था। सद्दाम का लॉजिक था, अगर मैं ये तेल नहीं रख सकता तो कोई नहीं रखेगा। दी अपराइजिंग्स, बिट्रेयल। जंग खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट बुश ने इराक के लोगों से कहा, सद्दाम कमजोर है, उठो और उसे हटा दो। साउथ में शियाज और नॉर्थ में कर्ड्स ने बगावत कर दी। उन्होंने सद्दाम की फोटोज जलाईं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा किया। उन्हें लगा अमेरिका मदद करेगा। सद्दाम की आर्मी टूटी हुई थी, लेकिन उसके पास अभी भी हेलीकॉप्टर्स थे। अमेरिका ने सीज फायर में एक गलती की थी। उन्होंने सद्दाम को हेलीकॉप्टर उड़ाने की इजाजत दी थी। सद्दाम ने इन हेलीकॉप्टर्स का यूज करके बगावत को कुचल दिया। शियाज को मारा गया, उनके होली श्राइन्स पर गोलियां चलाई गईं। कर्ड्स फिर से पहाड़ों में भागे। अमेरिका बस देखता रहा। अमेरिका को डर था कि अगर सद्दाम हट गया तो इराक टूट जाएगा और ईरान पावरफुल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सद्दाम को पावर में रहने दिया, लेकिन एक पिंजरे, केज में। 1991 के बाद सद्दाम हुसैन जिंदा था, लेकिन इराक मर रहा था। यूएन ने इराक पर सैंक्शंस लगा दिए। दवाई, खाना, टेक्नोलॉजी सब बंद। सद्दाम महलों में रहता था, लेकिन इराकी बच्चे भूख और बीमारी से मर रहे थे। अगले 12 साल 1991 टू 2003 एक कैट एंड माउस गेम चला। पार्ट 4 में हम देखेंगे द ईयर्स ऑफ आइसोलेशन। हम देखेंगे सद्दाम की फैमिली के अंदर का ड्रामा, कैसे उसके अपने दामाद सन्स इन लॉ भाग गए और फिर वापस आने पर मारे गए, कैसे उसके बेटे उदय और कुसई ने बगदाद में दहशत फैलाई, रेप रूम्स, टॉर्चर और वाइल्ड पार्टीज, और कैसे 9/11 के बाद दुनिया बदल गई और जॉर्ज बुश जूनियर ने डिसाइड किया कि वो अपने बाप का अधूरा काम पूरा करेगा। तैयार रहिए द फॉल के लिए। दोस्तों, 1991 के बाद इराक एक देश नहीं, एक जेल बन गया था। यूनाइटेड नेशंस ने इराक पर हिस्ट्री के सबसे सख्त सैंक्शंस, पाबंदियां लगा दिए थे। इराक अपना तेल यानी ऑयल नहीं बेच सकता था। इराक दवाइयां नहीं खरीद सकता था। इराक क्लोरीन यानी पानी साफ करने के लिए नहीं खरीद सकता था। नतीजा, इन्फ्लेशन 5000% बढ़ गई। जो दिनार $3 का था, वो अब रद्दी के भाव बिक रहा था। इराक का मिडिल क्लास, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अपने बुक्स और फर्नीचर बेच रहे थे ताकि वो आटा खरीद सकें। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि इन सालों में 5 लाख इराकी बच्चे भूख और बीमारी से मर गए। जब अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडलिन ऑलब्राइट से पूछा गया, क्या ये कीमत सही है, उन्होंने कहा, वी थिंक द प्राइस इज वर्थ इट। हमें लगता है ये कीमत सही है। लेकिन सद्दाम हुसैन? सद्दाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब उसकी आवाम कूड़े में खाना ढूंढ रही थी, सद्दाम नए महल बना रहा था। उसने 1990s में 75 नए महल बनाए। हर पैलेस में सोने के नल थे, मार्बल के फर्श थे। सद्दाम का लॉजिक था, अगर मैं गरीब दिखूंगा तो मेरे दुश्मन सोचेंगे मैं कमजोर हूं। एक राजा को हमेशा राजा दिखना चाहिए। सद्दाम ने ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम का यूज करके बिलियंस डॉलर्स की ब्लैक मनी कमाई। वो स्मगलर से विस्की, सिगार्स और लग्जरी कार्स मंगवाता था। वो एक गोल्डन केज में कैद था। द प्रिंस ऑफ डार्कनेस, उदय हुसैन। लेकिन सद्दाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका बड़ा बेटा उदय हुसैन। अगर सद्दाम क्रूएल था तो उदय साइकोपैथ था। सद्दाम पावर के लिए मारता था, उदय मजा लेने के लिए मारता था। उदय इराकी ओलंपिक कमेटी चेयरमैन था। जब इराकी एथलीट्स हारते थे तो उदय उन्हें एक आयरन मेडन यानी कांटों वाला बॉक्स में डाल देता था। वो उनके पैरों पर फलक यानी केनिंग लगवाता था। बगदाद में एक डर था, अगर आप अपनी सुंदर बीवी या बेटी के साथ सड़क पर जा रहे हैं और उदय की लाल पौश वहां से गुजरी तो आपकी बेटी गायब हो सकती है।
उदय वेडिंग से दुल्हन को उठा लेता था, रेप करता था और फिर वापस फेंक देता था। यहाँ तक कि सद्दाम भी उदय से परेशान था। सद्दाम ने एक बार कहा था, ये लड़का मुझे खत्म करवा देगा। 1996 में उदय पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। उसकी कार पर गोलियां चलाई गईं। वो बच गया लेकिन पैरालाइज हो गया। उसके अंदर की गोली कभी नहीं निकाली गई। वो जिंदगी भर लंगड़ा कर चलता था और दर्द में रहता था। इस दर्द ने उसे और ज्यादा वहशी बना दिया। सद्दाम ने अपना उत्तराधिकारी यानी हेयर बदल दिया। उदय की जगह छोटे बेटे कुसै हुसैन को चुना गया। कुसै शांत था लेकिन उतना ही खतरनाक था। वो सीक्रेट पुलिस चलाता था। द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, द डिफेक्शन। 1995 में सद्दाम के घर में महाभारत हो गई। सद्दाम के दो सबसे खास आदमी उसके दामाद सन्स इन लॉ। हुसैन कामिल, हेड ऑफ वेपन्स प्रोग्राम। सद्दाम कामिल, हेड ऑफ सिक्योरिटी। ये दोनों भाई सद्दाम की बेटियों रगत और रना के पति थे। अगस्त 1995, ये दोनों भाई अपनी बीवियों और बच्चों को लेकर अचानक जॉर्डन भाग गए। दुनिया हैरान रह गई। सद्दाम के घर के लोग भाग गए। हुसैन कामिल ने सोचा था कि अमेरिका उसे इराक का नया किंग बनाएगा। उसने सीआईए और यूएन को सारे राज बता दिए। उसने कहा, हाँ, हमारे पास बायोलॉजिकल वेपन्स थे, हमने एंथ्रेक्स और वीएक्स गैस बनाई थी। नोट, उसने ये भी कहा था कि गल्फ वॉर के बाद सद्दाम ने वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ पहली लाइन सुनी। लेकिन अमेरिका ने हुसैन कामिल को किंग नहीं बनाया। उन्होंने उसे निचोड़कर साइड में फेंक दिया। 6 महीने बाद हुसैन कामिल अकेला पड़ गया। सद्दाम ने उसे मैसेज भेजा, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम मेरे बच्चों के बाप हो। हुसैन कामिल, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ था, उसने सद्दाम पर भरोसा कर लिया। फरवरी 1996 वो वापस इराक आया। बॉर्डर पर सद्दाम की बेटियों को अलग कर लिया गया। हुसैन कामिल को उसके घर जाने दिया गया। सद्दाम ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुम्हारी ट्राइब अली मजीद क्लैन तुम्हें माफ़ करेगी या नहीं, ये वो जाने। अगले ही दिन केमिकल अली और दूसरे रिलेटिव्स ने हुसैन कामिल के घर को घेर लिया। 13 घंटे तक गोलीबारी हुई। हुसैन कामिल और सद्दाम कामिल को मार दिया गया। उनकी लाशों को घसीटा गया। सद्दाम ने दुनिया को दिखा दिया कि गद्दारी की सज़ा सिर्फ मौत है, चाहे वो अपना दामाद ही क्यों ना हो। द कैट एंड माउस गेम, वेपन्स इंस्पेक्टर्स। 1991 से 1998 तक इराक में यूएनएससीओएम वेपन्स इंस्पेक्टर्स घूमते रहे। उनका काम था WMDs, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ढूंढना। सद्दाम उनके साथ गेम खेलता था। कभी वो उन्हें किसी फैक्ट्री में जाने देता, कभी रोक देता, कभी डॉक्यूमेंट्स जला देता। दुनिया को लगा कि सद्दाम कुछ छुपा रहा है, पक्का उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन बाद में द सद्दाम टेप्स और FBI इंटेरोगेशन जॉर्ज पीरो से सच पता चला। सद्दाम अमेरिका से नहीं डरता था, सद्दाम ईरान से डरता था। सद्दाम चाहता था कि ईरान को लगे कि उसके पास वेपन्स हैं, इसलिए वो ब्लफ कर रहा था। उसने अपनी ही बर्बादी का स्क्रिप्ट लिख दिया था। वो इंस्पेक्टर्स को रोकता था ताकि ईरान डरे, लेकिन इससे अमेरिका को हमला करने का बहाना मिल गया। ही वॉज फेकिंग स्ट्रेंथ, बट द वर्ल्ड थॉट ही वॉज हाइडिंग डेंजर। 9/11 एंड द एक्सिस ऑफ ईविल। 11 सितंबर, न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स गिरे, अलकायदा ने हमला किया। सद्दाम हुसैन अकेला ऐसा मुस्लिम लीडर था जिसने अमेरिका को सिंपैथी मैसेज नहीं भेजा। उसने कहा, अमेरिका ने जो बोया है वही काट रहा है। ये स्टेटमेंट उसके ताबूत की आखिरी कील बन गई। अमेरिका में नियोकॉन्स, डिक चेनी, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, पॉल वुल्फविट्स पावर में थे। उन्होंने कहा, सिर्फ अफगानिस्तान काफ़ी नहीं है, हमें मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना होगा। उन्होंने एक नई थ्योरी बनाई, द बुश डॉक्ट्रिन। हमें दुश्मन के हमला करने का इंतजार नहीं करना, हमें पहले हमला करना है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। उन्होंने सद्दाम को अलकायदा से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि सद्दाम सेक्युलर था और ओसामा बिन लादेन सद्दाम से नफरत करता था। उन्होंने कहा, सद्दाम के पास WMDs हैं, वो टेररिस्ट्स को दे देगा। द लाई गट स्टार्टेड अ वॉर, कर्व बॉल। वॉर शुरू करने के लिए सबूत चाहिए था। इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कोई सबूत नहीं था, तो उन्होंने क्रिएट किया। एक इराकी डिफेक्टर था जर्मनी में, कोड नेम कर्व बॉल। वो एक फ्रॉड था, शराबी था। उसने झूठ बोला कि सद्दाम के पास मोबाइल बायोलॉजिकल लैब्स हैं, ट्रक्स जो जर्म्स बनाते हैं। जर्मन इंटेलिजेंस ने अमेरिका को वार्न किया, यह आदमी झूठा है, लेकिन CIA ने कहा, हमें यही चाहिए। 5 फरवरी 2003, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोलिन पावेल UN में गए। उनके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। उन्होंने दुनिया से झूठ बोला जो उन्हें CIA ने दिया था। सद्दाम के पास एंथ्रेक्स है, उसके पास मोबाइल लैब्स है, वो दुनिया के लिए खतरा है। ये परफॉर्मेंस काम कर गई। अमेरिकन पब्लिक वॉर के लिए तैयार हो गई। सद्दाम ने UN इंस्पेक्टर्स को वापस बुलाया। हांस ब्लिक्स, जो कि चीफ इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बुश ने कहा, सद्दाम और उसके बेटे 48 आवर्स में इराक छोड़ दें, वरना हम आ रहे हैं। सद्दाम ने कहा, मैं इराक में पैदा हुआ हूं, इराक में ही मरूंगा। 19 मार्च 2003, बगदाद की रात। सद्दाम अपने बंकर में हैं। आसमान में अमेरिकन स्टेल्थ बॉम्बर्स आ चुके हैं। शॉक एंड ऑश शुरू होने वाला है। सद्दाम की आर्मी बड़ी थी, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहती थी। सद्दाम के जनरल्स बिक चुके थे। CIA ने उन्हें सैटेलाइट फोन्स और बैग्स भर के डॉलर्स दिए थे। सद्दाम को लगा कि लोग उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन लोग थक चुके थे। पार्ट 5 में हम देखेंगे द इन्वेजन ऑफ 2003। हम देखेंगे द फॉल ऑफ बगदाद, मूर्ति गिराना।
हम देखेंगे द डेथ ऑफ उदय एंड कुसै, एक 6 आवर का गन बैटल, और हम देखेंगे हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनहंट, ऑपरेशन रेड डॉन। सद्दाम कहाँ छुपा था? एक महल में? नहीं, एक जमीन के नीचे गड्ढे, स्पाइडर होल में। तैयार रहिए उस मोमेंट के लिए जब लायन ऑफ बेबीलोन एक चूहे की तरह पकड़ा गया। दोस्तों, 20 मार्च 2003 बगदाद सो रहा था। सुबह के 5:30 अचानक आसमान फट गया। अमेरिका ने अपना मिलिट्री डॉक्ट्रिन लॉन्च किया, शॉक एंड ऑ। मकसद सिर्फ दुश्मन को मारना नहीं, मकसद था दुश्मन को इतनी तेजी और इतनी ताकत से मारना कि वो लड़ने की हिम्मत ही खो दे। एक ही रात में 1000 से ज्यादा मिसाइल्स बगदाद पर गिरे। सद्दाम के पैलेसेस, मिनिस्ट्रीज, कम्युनिकेशन सेंटर्स सब मिट्टी में मिल गए। सद्दाम हुसैन जो कल तक टीवी पर अपनी आर्मी को मोटिवेट कर रहा था, वो गायब हो गया। उसने अपने जनरल्स पर भरोसा किया था, लेकिन सीआईए ने अपना काम पहले ही कर दिया था। इराकी जनरल्स को सैटेलाइट फोन्स दिए गए थे और कहा गया था कि अगर तुमने लड़ाई की तो तुम मारे जाओगे, अगर तुमने सरेंडर किया और अपनी यूनिट को घर भेज दिया तो तुम्हें डॉलर्स और सेफ्टी मिलेगी। जब अमेरिकन टैंक्स बगदाद की तरफ बढ़े तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। ये इन्वेजन नहीं, ये एक ड्राइव थी। द स्टैच्यू फॉल्स, अप्रैल 9, 2003। सिर्फ 21 दिन में अमेरिकन फोर्सेस बगदाद के सेंटर में पहुंच गई। 9 अप्रैल 2003, फिरदौस स्क्वायर। दुनिया ने टीवी पर एक सीन देखा जो हिस्ट्री बन गया। एक मरीन व्हीकल ने सद्दाम की बड़ी मूर्ति यानी स्टैच्यू के गले में जंजीर बांधी। इराकीज ने उस मूर्ति पर जूते मारे और फिर वो स्टैच्यू गिर गया। स्टैच्यू का गिरना सिंबॉलिक था। द रिपब्लिक ऑफ फियर वॉज ओवर। लोगों ने पैलेसेस को लूटना शुरू किया। उन्होंने सद्दाम के सोने के टॉयलेट सीट्स उखाड़ लिए। उन्होंने महलों से पेंटिंग्स चुरा ली। बगदाद में एनार्की यानी अराजकता थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, सद्दाम कहाँ है? वो हवा में गायब हो गया था। द डेक ऑफ कार्ड्स। अमेरिका ने इराक के लीडर्स को ढूंढने के लिए एक क्रिएटिव तरीका निकाला। उन्होंने डेक ऑफ कार्ड्स यानी ताश के पत्ते बनाए और सोल्जर्स को बांटे। एस ऑफ स्पेड्स, हुक्म का इक्का, सद्दाम हुसैन। एस ऑफ हार्ट्स, उदय हुसैन। एस ऑफ क्लब्स, कुसै हुसैन। किंग ऑफ स्पेड्स, केमिकल अली। हर सोल्जर की जेब में ये कार्ड्स थे। अमेरिका ने सद्दाम के सर पर $25 मिलियन का इनाम रखा। उदय और कुसै के लिए $15 मिलियन ईच। द एंड ऑफ द कब्स, उदय एंड कुसै। सद्दाम तो नहीं मिला, लेकिन उसके बेटे मिल गए। 22 जुलाई 2003, मौसुल शहर में एक नवाफ यानी बिजनेसमैन ने अमेरिका को टिप दी। उसने कहा, उदय और कुसै मेरे घर में छुपे हैं, मुझे $30 मिलियन चाहिए। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस यानी डेल्टा फोर्स और 101st एयरबोर्न ने उस विला को घेर लिया। उन्होंने कहा, सरेंडर कर दो। जवाब में अंदर से AK-47 की गोलियां आईं। ये बैटल 6 घंटे चली। उदय और कुसै के पास सिर्फ छोटे हथियार थे, लेकिन वो सरेंडर नहीं करना चाहते थे। जब गोलियों से काम नहीं बना तो अमेरिका ने टो मिसाइल्स यानी एंटी टैंक मिसाइल्स सीधा बिल्डिंग के अंदर फायर किए। घर पूरा तबाह हो गया। जब सोल्जर्स अंदर गए, उन्हें उदय, कुसै और कुसै का 14 साल का बेटा मुस्तफ़ा मरे हुए मिले। अमेरिका ने उनकी लाशों की फोटोज रिलीज की ताकि इराकी लोगों को यकीन हो जाए, द वुल्फ कब्स आर डेड यानी भेड़िए के बच्चे मर चुके हैं। अब लोग खुलकर बात करने लगे। डर खत्म हो रहा था। द मैन हंट, ऑपरेशन रेड डॉन। सद्दाम अब अकेला था। वो बगदाद से भागकर अपने होमटाउन टिकरिट के पास छुपा था। वो उन लोगों पर भरोसा कर रहा था जिन्हें उसने सालों पहले फेवर्स दिए थे। लेकिन पैसा वफादारी से ज्यादा पावरफुल होता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने सद्दाम के क्लोज सर्कल यानी ड्राइवर्स, बॉडीगार्ड्स को पकड़ना शुरू किया। उन्हें एक नाम मिला, मोहम्मद इब्राहिम अल मुस्लित। ये सद्दाम का राइट हैंड मैन और बॉडीगार्ड था। जब अमेरिकन्स ने उसे पकड़ा और इंटेरोगेट किया यानी टॉर्चर का डर दिखाया तो वो टूट गया। उसने कहा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। 13 दिसंबर 2003, मिशन का नाम ऑपरेशन रेड डॉन। जगह अदवार, टिकरिट के पास एक सुनसान फार्म हाउस। 600 सोल्जर्स ने इलाके को घेर लिया। द स्पाइडर होल। सोल्जर्स फार्म पर पहुंचे। उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक झोपड़ी थी, कुछ खजूर के पेड़ थे। मुस्लित ने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां एक चटाई यानी रग पड़ी थी। सोल्जर्स ने चटाई हटाई। उसके नीचे स्टाइरोफोम का एक टुकड़ा था। उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा यानी होल था। इसे स्पाइडर होल कहा गया। यह सिर्फ 6 से 8 फीट गहरा था। इसमें हवा के लिए एक पाइप लगा था और एक पंखा था। सोल्जर्स ने अपना वेपन रेडी किया और होल में टॉर्च मारी। होल के अंदर से एक आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, वो धीरे से बाहर निकला। वो डर से कांप रहा था। उसने अमेरिकन सोल्जर से कहा, आई एम सद्दाम हुसैन, प्रेसिडेंट ऑफ इराक, एंड आई वॉन्ट टू नेगोशिएट। अमेरिकन सोल्जर ने जवाब दिया, प्रेसिडेंट बुश सेंड्स हिज रिगार्ड्स। द फॉलन किंग।
सद्दाम के पास एक पिस्टल यानी ग्लॉक थी, लेकिन उसने उसे यूज नहीं किया। उसने सरेंडर कर दिया। वो आदमी जिसने 75 पैलेसेस बनाए थे, वो एक गंदे गड्ढे में मिला जहां चूहे और कीड़े थे। उसके पास क्या मिला? $750,000 कैश, एक AK-47, कुछ चॉकलेट्स और शहद यानी हनी। अमेरिका ने उसकी मेडिकल चेकअप की वीडियो रिलीज की। एक डॉक्टर सद्दाम के मुंह में टॉर्च मारकर उसके दांत चेक कर रहा था, जैसे किसी घोड़े को चेक किया जाता है। ये वीडियो अरब वर्ल्ड के लिए शॉकिंग थी। वो लायन ऑफ बेबीलोन अब एक हेल्पलेस बूढ़ा था। द इंटेरोगेशन, जॉर्ज पीरो। सद्दाम को एक सीक्रेट जेल में रखा गया। FBI एजेंट जॉर्ज पीरो को, जो अरेबिक बोलता था, उसे इंटेरोगेट करने के लिए भेजा गया। पीरो ने सद्दाम को टॉर्चर नहीं किया, उसने सद्दाम को रिस्पेक्ट दी। वो उसे मिस्टर प्रेसिडेंट कहता था। वो उसे कुकीज और क्लीन क्लोथ्स देता था। धीरे धीरे सद्दाम ने पीरो को सब कुछ बता दिया। सद्दाम ने एडमिट किया, मेरे पास कोई WMDs नहीं थे। मैंने झूठ बोला ताकि ईरान मुझसे डरता रहे। मुझे नहीं लगा था कि अमेरिका सच में अटैक करेगा। सद्दाम ने यह भी बताया कि कैसे उसने 1979 में अपने दोस्तों को मारा था। सद्दाम को कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, इराक को कंट्रोल करने के लिए सख्ती जरूरी है। मेरे बिना इराक टूट जाएगा। और एक हद तक वो सही था। सद्दाम पकड़ा गया था, लेकिन अभी एक आखिरी चैप्टर बाकी था, द ट्रायल। इराकी लोगों को इंसाफ चाहिए था। दुजैल मैसेकर के विक्टिम्स, कर्ड्स, शिया सब चाहते थे कि सद्दाम उनके सवालों का जवाब दे। लेकिन सद्दाम कोर्ट में चुप नहीं बैठा। उसने कोर्ट को ही सर्कस बना दिया। उसने जजेस पर चिल्लाया, आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट, दिस इज अ मॉक कोर्ट। पार्ट 6 में हम देखेंगे द एग्जीक्यूशन, वो आखिरी सुबह, ईद उल अजहा का दिन, जब सद्दाम फांसी के फंदे के सामने खड़ा था। लोग उसे गाली दे रहे थे, लेकिन सद्दाम ने क्या कहा, और मरने के बाद सद्दाम की बॉडी के साथ क्या हुआ। फाइनली हम निकालेंगे टॉप 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम द राइज एंड फॉल ऑफ सद्दाम हुसैन। कैसे एक स्ट्रीट फाइटर डिक्टेटर बना और कैसे उसका ईगो उसकी मौत बना। तैयार रहिए द फाइनल वर्डिक्ट के लिए। दोस्तों, अक्टूबर 2005 बगदाद के ग्रीन जोन यानी सेफ जोन में एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया, द इराकी हाई ट्रिब्यूनल। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि सद्दाम डर जाएगा, माफी मांगेगा, लेकिन सद्दाम ने कोर्ट को अपनी आखिरी रैली बना लिया। जब जज ने पूछा, आपका नाम क्या है, सद्दाम ने कहा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इराक एंड हु आर यू। उसने कोर्ट की लीगैलिटी को चैलेंज किया। उसने कहा, यह कोर्ट अमेरिका ने बनाया है, ये नाटक है। सद्दाम ने अपनी सफाई नहीं दी, बल्कि उसने अमेरिका और ईरान पर इल्जाम लगाए। वो जानता था कि फैसला पहले से लिखा जा चुका है। उसका मकसद अब जीतना नहीं, बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करना था। केस था दुजैल मैसेकर 2002, जहां सद्दाम पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था और बदले में उसने 148 लोगों को मरवा दिया था। नोट, हलबजा में 5000 लोग मारे गए थे, लेकिन दुजैल केस छोटा और क्लियर था, इसलिए इसे चुना गया ताकि जल्दी सजा दी जा सके। द वर्डिक्ट, नवंबर 5, 2006। एक साल तक ड्रामा चला। कभी सद्दाम भूख हड़ताल करता, कभी वो जजेस पर चिल्लाता। 5 नवंबर 2006, जज राउफ अब्दुल रहमान, जो खुद एक कर्ड थे और हलबजा के सर्वाइवर थे, उन्होंने फैसला सुनाया। सद्दाम हुसैन अल तिक्रिती इज सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग यानी सजाए मौत। सद्दाम खड़ा हुआ, वो कांपा नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, लॉन्ग लिव द पीपल, लॉन्ग लिव द अरब नेशन, डाउन विद द स्पाइस, डाउन विद द इन्वेडर्स। उसने अपील की, मैं एक फौजी यानी सोल्जर हूं, मुझे गोली मारकर यानी फायरिंग स्क्वाड से मारा जाए, फांसी ना दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा, नहीं, तुम्हें एक कॉमन क्रिमिनल की तरह लटकाया जाएगा। द लास्ट नाइट, अमेरिकन कस्टडी। सद्दाम अमेरिकन कस्टडी में था। वहां के अमेरिकन गार्ड्स जो सुपर 12 थे, वो उसके दोस्त बन चुके थे। सद्दाम उन्हें स्टोरी सुनाता था। वो उन्हें माय फ्रेंड्स कहता था। सद्दाम ने उन्हें बताया कि कैसे उसने ईरान वॉर लड़ी, कैसे उसने अपने बेटों को मिस किया। जब सद्दाम को पता चला कि उसे इराकियों के हवाले किया जा रहा है, वो समझ गया कि एंड आ गया है। सद्दाम ने अपना आखिरी खाना खाया, चिकन और राइस। उसने अपनी वसीयत लिखी, उसने गार्ड्स को अपनी घड़ी और पेन गिफ्ट कर दिया। अमेरिकन सोल्जर्स रो रहे थे जब वो उसे लेकर गए। एक सोल्जर ने कहा, ही वॉज अ ग्रैंडफादर फिगर टू अस। ये सद्दाम का करिश्मा था, वो अपने जेलर्स को भी अपना फैन बना लेता था। द ईद मॉर्निंग, 30 दिसंबर 2006। 30 दिसंबर 2006 बगदाद में ठंड थी। ये ईद उल अजहा यानी बकरीद का दिन था। इस्लाम में ईद के दिन किसी को मारना मना है, शांति का दिन होता है। लेकिन इराकी प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मालिकी, जो शिया थे और सद्दाम से नफरत करते थे, उन्होंने जिद की कि सद्दाम को आज ही मरना होगा, हम नए साल का इंतजार नहीं करेंगे। सद्दाम को कैंप जस्टिस ले जाया गया। ये वही जगह थी जहां सद्दाम कभी अपने दुश्मनों को टॉर्चर करवाता था। आज वो वहां खड़ा था। सद्दाम ने काला कोट पहना था ताकि उसे ठंड न लगे। वो नहीं चाहता था कि लोग सोचें वो डर से कांप रहा है।
उसने सर पर काला कपड़ा यानी हुड पहनने से मना कर दिया। वो मौत की आंखों में देखना चाहता था। द एग्जीक्यूशन, द टॉन्ट्स एंड द ड्रॉप। प्लेटफॉर्म पर मास्क्ड मैन यानी एग्जीक्यूशनर्स खड़े थे। वहां मौजूद गार्ड्स और ऑफिशियल्स जो मोस्टली शिया थे, उन्होंने सद्दाम को गाली देना शुरू किया। उन्होंने चिल्लाया, मुक्तदा मुक्तदा मुक्तदा, यानी मुक्तदा अल सद्र एक शिया लीडर था जिसके पिता को सद्दाम ने मारा था। सद्दाम ने मुस्कुराकर कहा, इज दिस हाउ मैन बिहेव? क्या मर्द ऐसे बिहेव करते हैं? उसने कहा, तुम्हारे पास कोई डिग्निटी नहीं है। जल्लाद ने फंदा यानी नूस सद्दाम के गले में डाला। सद्दाम ने शहादा पढ़ना शुरू किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूल अल्लाह, यानी मैं गवाह हूं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद उनके रसूल हैं। वो दोबारा कलमा पढ़ रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा। तभी ट्रैपडोर खुल गया। धड़ाम। सद्दाम हुसैन की गर्दन टूट गई। इराक का आयरन मैन अब एक रस्सी पर झूल रहा था। टाइम 6:07 AM। द आफ्टरमैथ, अ बॉडी इन अ ट्रक। एग्जीक्यूशन के बाद का मंजर शर्मनाक था। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सद्दाम की बॉडी को ट्रक में डालकर प्राइम मिनिस्टर मलिकी के घर ले जाया गया। वहां लोगों ने बॉडी पर थूका, उसे लात मारी। वीडियो लीक हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे एक प्रेसिडेंट को लिंच किया गया। सुन्नी मुस्लिम्स जो सद्दाम को सपोर्ट करते थे, गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, ईद के दिन हमारे लीडर को मारा गया, ये इंसाफ नहीं, ये बदला है। सद्दाम को उसके गांव अल औजा तिक्रित में दफनाया गया, उसके बेटों उदय और कुसै के बगल में। नोट: 2015 में आईसिस और इराकी फोर्सेस की लड़ाई में सद्दाम का मकबरा तबाह हो गया। आज वहां सिर्फ मलबा है। द प्रोफेसी फुलफिल्ड। मरने से पहले सद्दाम ने अमेरिकन इंटरोगेटर से कहा था, यू आर गोइंग टू फेल इन इराक, यू विल फाइंड दैट इट इज़ नॉट सो ईजी टू गवर्न, विदाउट मी देयर विल बी नो इराक। और वो सही था। सद्दाम के जाने के बाद इराक में सिविल वॉर शुरू हुई, शियाज वर्सेस सुन्नीज। अलकायदा इराक में आया। फिर आईसिस पैदा हुआ जिसमें सद्दाम के पुराने जनरल शामिल थे। इराक आज तक स्टेबल नहीं हो पाया है। सद्दाम बुरा था, लेकिन वो इराक का ढक्कन यानी लिड था। जब ढक्कन हटा तो अंदर का उबलता हुआ लावा यानी सेक्टेरियन वायलेंस बाहर आ गया। टॉप 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन की कहानी एक ट्रेजेडी है। एक गरीब लड़का जो किंग बना और फिर क्रिमिनल की तरह मरा। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? लेसन 1, द ट्रैप ऑफ द यस मैन, यानी ईगो डिस्ट्रॉयज रियलिटी। सद्दाम के आसपास सिर्फ वो लोग थे जो जी हजूरी करते थे। जब सद्दाम ने पूछा, क्या अमेरिका हमला करेगा, जनरल्स ने कहा, नहीं सर, वो डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो सच बोलते तो सद्दाम उन्हें मार देता। टेक अवे: अगर आपके दोस्त या टीम मेंबर सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं तो आप खतरे में हैं। क्रिटिसिज्म सुनना सीखो, वरना रियलिटी आपको तोड़ देगी। लेसन 2, मिसकैलकुलेशन ऑफ पावर, नो योर लिमिट्स। सद्दाम ने 2 बार गलती की। पहले ईरान 1980, फिर कुवैत 1990। उसे लगा वो इनविंसिबल है। उसने अपने दुश्मन अमेरिका या ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। टेक अवे: ओवर कॉन्फिडेंस मौत है। अपनी ताकत को सही आंखो, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। लेसन 3, फियर इज नॉट लॉयल्टी। सद्दाम सोचता था कि लोग उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो डरते हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिकन टैंक्स आए, वही लोग जिन्होंने सद्दाम की मूर्ति लगाई थी, उन्होंने ही उसे गिरा दिया। जनरल्स ने सरेंडर कर दिया। टेक अवे: डर से आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं जीत सकते। जब आप कमजोर पड़ेंगे तो डरने वाले सबसे पहले धोखा देंगे। लेसन 4, द बॉय हु वांटेड टू बी लव्ड, चाइल्डहुड ट्रॉमा। सद्दाम की मां ने उसे ठुकरा दिया था, स्टेप फादर ने मारा था। सद्दाम पूरी जिंदगी एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा था। वो चाहता था कि अरब दुनिया उसे हीरो माने, सलादीन माने। इसी वैलिडेशन के चक्कर में उसने देशों को जला दिया। टेक अवे: अपने पास्ट के ट्रॉमा को हील करो, उसे दुनिया पर प्रोजेक्ट मत करो। हर्ट पीपल हर्ट पीपल। लेसन 5, लेगेसी इज बिल्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस नॉट स्टैचूज। सद्दाम ने हजारों स्टैचूज बनाए, 75 पैलेसेस बनाए, आज सब टूट चुके हैं। लेकिन अगर उसने सिंगापुर के ली क्वान यू की तरह स्कूल्स और सिस्टम बनाए होते तो आज भी लोग उसे याद करते। टेक अवे: अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको याद रखे तो पत्थर की मूर्तियां मत बनाओ, लोगों की जिंदगियां बनाओ। कंक्लूजन: द घोस्ट ऑफ बगदाद। दोस्तों, सद्दाम हुसैन मर चुका है, लेकिन उसका भूत आज भी मिडल ईस्ट में घूम रहा है। कुछ लोग उसे शहीद मानते हैं क्योंकि वो अमेरिका के सामने नहीं झुका। कुछ लोग उसे दरिंदा मानते हैं जिसने हलब्जा में बच्चों को मारा। सच शायद बीच में कहीं है। वो एक ऐसा इंसान था जिसके पास पावर थी लेकिन विजडम नहीं, जिसके पास हिम्मत थी लेकिन रहम नहीं। आज इराक का आसमान वैसा ही नीला है लेकिन जमीन लाल है। सद्दाम की कहानी हमें सिखाती है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
अगर आपको ये 6 पार्ट मास्टर क्लास वैल्यूएबल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ते नहीं, उसे जीते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली सीरीज मोहम्मद गद्दाफी द मैड लायन ऑफ द मिडल ईस्ट या व्लादिमीर पुतिन द चेस मास्टर पर बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में डिक्टेटर लिखें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे हम्बल। जय हिंद।